हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आप में से बहुत से लोग अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे DSSB, KVS, NVS, TGT, PGT, UGC नेट, UPTGT, PGT या फिर कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां से आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चंस में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंडिया के डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से किस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। यानी जब पॉपुलेशन काउंटेड होती है तो कौन से ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया है। तो करेक्ट आंसर है 1921। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वाई इट इज़ 1921? क्योंकि 1921 से पहले इंडिया में जब भी पॉपुलेशन काउंट होती थी तो कभी किसी डिकेड में पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, कभी किसी डिकेड में पॉपुलेशन कम हो जाती थी। दैट मीन्स बिफोर 1921 इंडिया में पॉपुलेशन जो थी वो लगातार फ्लक्चुएट करती रहती थी। बट आफ्टर 1921 इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो लगातार इंक्रीज होने लग गई। तो इसलिए आपको याद रखना है कि 1921 के ईयर को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिकॉज बिफोर 1921 इंडिया में डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता था, बट आफ्टर 1921 इट कॉन्टिन्यूसली राइजिंग। यहीं से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज़ रिलेटेड टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कि बताइए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का बेसिकली मतलब होता है जब भी कोई कंट्री में बहुत ज़्यादा बर्थ रेट होता है या डेथ रेट होता है, तो वो कंट्री हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से जब शिफ्ट करती है लो बर्थ रेट या लो डेथ रेट की तरफ, उसको बोला जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो सेम इंडिया भी इस ट्रांजिशन से, इस स्टेजेस से गुजरा है। तो आपको याद रखना है इंडिया में जब भी हम बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की तो 3 स्टेजेस आती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में इंडिया में बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था। कारण क्या था? क्योंकि फैमिली प्लानिंग्स नहीं थी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं थे। और डेथ रेट क्यों ज़्यादा था? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। फिर इंडिया फर्स्ट स्टेज से आ गया सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज पर इंडिया में बर्थ रेट अभी भी हाई था, इंक्रीज ही हो रहा था, लेकिन डेथ रेट क्या हो गया था? कम होने लग गया था। कारण क्या था? क्योंकि अभी भी फैमिली प्लानिंग लोग नहीं कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट जो है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए लोगों की डेथ कम हो रही थी, डेथ रेट कम होने लग गया था। फिर इंडिया मूव कर गया थर्ड स्टेज पर, जहाँ पर बर्थ रेट भी फॉल करने लग गया और डेथ रेट भी जो है वो फॉल करने लग गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की तीनों स्टेजेस पूछी जाती है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मोड गिवन है 16, आपके पास अर्थमेटिक मीन है 20.2 और आपको बोलता है मीडियन निकालिए। तो आप जानते हैं मीन मीडियन मोड क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें 3 चीज़ें आती हैं आपके, मीन, मीडियन एंड मोड। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली आपको 2 मेजर्स गिवन होंगे और आपको तीसरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चंस में हमें मीन एंड मोड गिवन है, हमें निकालना है मीडियन। तो आप जानते हैं मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड की वैल्यू क्या है? 16, मीडियन हमें निकालना है और मीन की वैल्यू क्या है? 20.2। तो ये 16 यहीं पे रहेगा, 3 मीडियन माइनस, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 40.4। ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 56.4 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन। क्योंकि हमें मीडियन निकालना था तो 56.4 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा इट इज़ 18.8। तो इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट मीडियन होगा वो कितना हो गया? 18.8। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको हर एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड नहीं है। तो देखिए, क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड का मतलब है इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज करता है आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है? क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू किसी पर्टिकुलर सेक्टर में मनी कंट्रोल करता है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में क्रेडिट कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सपोज मान लीजिए आरबीआई को लगता है कि कोई ऐसा सेक्टर है जहां पर क्रेडिट को कंट्रोल करने की जरूरत है, वहां बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है। उस केस में आरबीआई क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सेक्टर पे ही फोकस करेगा, वो कहलाता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल।
जबकि दूसरा होता है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसके थ्रू आरबीआई ओवरऑल सभी सेक्टर्स पे यानी एक साथ पूरे हमारी इकोनॉमी पर क्या करता है, पूरी इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करता है, जिसमें आरबीआई यूज करता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि ये किसका पार्ट है? ये है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहता है कि आपको यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन गिवन है। इन ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ कब हुआ, उस बर्थ के हिसाब से आपको उनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर आपके पास पहले ऑर्गेनाइजेशन है गैट। गैट मीन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये कब बना था? ये बना था 1948 में। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कब बना था? 1945 में। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1995 में। और एडीबी होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये कब बना था? 1966 में। तो अब हमें देखना है इनके ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन सा आया होगा? आईएमएफ 1945 में यानी 2। फिर उसके बाद क्या है? 1948 यानी गैट यानी ऑप्शन नंबर 1। फिर एडीबी ऑप्शन नंबर 4 और लास्ट में हो गया डब्ल्यूटीओ जो कि 1995 में। तो करेक्ट ऑप्शन सीक्वेंस यहाँ पर क्या होगा? 2143। देखिए कहाँ पर ऑप्शन में 2143 यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में आपको ना इनके सारे ईयर्स याद होने चाहिए। क्लियर? ईयर्स होने के साथ साथ इनके क्या मेन फंक्शंस है, इनके अंदर कितने मेंबर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहता है कि बताइए किस कंडीशन के अंदर एक कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो शॉर्ट रन में अपने प्रोडक्शन को रोक देती है। यानी ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब शॉर्ट रन में ही फर्म अपने प्रोडक्शन को बंद कर देगी? जब प्राइस किसके इक्वल होगा, यानी बेसिकली जब प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होगा। इट मीन्स कि मान लीजिए कोई फर्म है वो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रही है, बट अगर वो शॉर्ट रन में भी अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को नहीं कवर कर पा रही है, यानी वो पर यूनिट पे जो वो खर्चा कर रही है लेबर को हायर करने पर, अगर वो भी वो कवर नहीं कर पा रही है, इन दैट केस फर्म क्या करती है? अपने प्रोडक्शन को रोक देती है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस कंडीशन में फर्म अपने प्रोडक्शन को रोकती है, इवन दो इन द शॉर्ट रन, व्हेन फर्म इज अनेबल टू कवर इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि बताइए आज के टाइम पर अगर हम अभी की डेट में बात करें तो कितनी कंट्रीज जो है वो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स है। तो आपको याद रखना है इस टाइम पर टोटल 164 कंट्रीज है जो डब्ल्यूटीओ के साथ जुड़ी हुई है, जो डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्रीज है। यहीं से आपको कुछ और क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि डब्ल्यूटीओ जो है उसका क्या काम है। आप जानते हैं डब्ल्यूटीओ मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है? ट्रेड को प्रमोट करना, कंट्रीज के बीच में बायलेटरल ट्रेड हो या मल्टीलेटरल ट्रेड हो बहुत आसानी से हो। इसका काम है कंट्रीज जो टैरिफ लगाती है उस टैरिफ को रिड्यूस करना, ताकि इन बैरियर्स को कम करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेल्दी ट्रेड हो सके अक्रॉस द कंट्रीज, चाहे वो बायलेटरल हो चाहे वो मल्टीलेटरल ट्रेड हो। तो इट्स मेन फंक्शन इज टू रिड्यूस द टैरिफ एंड अदर बैरियर्स so that to promote bilateral and multilateral trade। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब बना। तो ये बना 1 जनवरी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जाता है कि बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि डब्ल्यूटीओ के अभी करंट डायरेक्टर जनरल कौन है। डब्ल्यूटीओ के जो डायरेक्टर जनरल है अभी कौन है? तो उनका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली बार अफ्रीकन कंट्री की बनी है। इनका नाम है नगोजी, वेरी इंपॉर्टेंट, नगोजी ओकोंजो इवेलिए। तो आपको इनका नाम याद रखना है, नगोजी ओकोंजो इवेलिए। ये इस टाइम पे डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल है और ये पहली फर्स्ट अमेरिकन विमेन है जो इस पोजीशन पर आई है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आपसे डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस चल रही थी अमेरिका के अंदर, तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस की वजह से कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बने थे, किनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो आप जानते हैं जिनको हम ब्रिटेन वुड ट्विंस भी बोलते हैं, वो आपका हो गया आईएमएफ एंड आईबीआरडी। और आईबीआरडी जिसको आज के टाइम पर हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक।
तो आपको याद रखना है, जब ब्रिटेन वुड की कॉन्फ्रेंस चल रही थी यूएसए के अंदर, तो उस कॉन्फ्रेंस के बाद ही 1945 में जो है आईएमएफ एंड आईबीआरडी, जिसका आज के टाइम पर नाम है वर्ल्ड बैंक, ये दोनों बने थे और इनको ब्रिटेन वुड ट्विंस भी बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ब्रिटेन वुड ट्विंस है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएमएफ एंड आईबीआरडी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मैच करना है और मैच करने के बाद बताना है कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा। देखिए, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इसकी बात किसने करी थी? बेसिकली एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इनकी बात करी थी लियोनिन रॉपिन ने, यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी पहले का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। फिर कहता है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसकी बुक थी? ये थी आपकी एडम स्मिथ की, यानी 3। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दी थी? ये आपकी दी थी मार्शल ने। और थर्ड लास्ट हो गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है वो सैमुअलसन ने भी दी थी। तो ये आपको याद रखने हैं, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक्स से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 2, 3 हो गया, 4 फिर 1, देखिए कहाँ पर है 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं, ऑथर्स के नाम आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहता है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। आपको मैच करना और बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा। देखिए, 1980 से लेके 85 तक 6th 5 ईयर प्लान था, यस था। 66 से लेके 69 तक के टाइम पीरियड को हम प्लान हॉलीडे बोलते हैं या 3 एनुअल प्लान्स बोलते हैं, यस, क्योंकि कोई 5 ईयर प्लान नहीं बन पाया था। 3 एनुअल प्लान्स थे, उस साल कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं बन पाया था क्योंकि इंडो चाइना वॉर चल रही थी, इंडो पाकिस्तान वॉर चल रही थी और बहुत सारे ड्रॉट भी चल रहे थे, जिसकी वजह से हम उस टाइम के बाद हम 5 ईयर प्लान को नहीं बना पाए। तो ये वाली बात भी क्या कह रहा है? सही कह रहा है। फिर कहता है 1990 से लेके 1995 तक 8 5 ईयर प्लान था, नहीं, इस साल तो कोई 5 ईयर प्लान बना ही नहीं था। 1990 से लेके 1992 तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं था, 92 के बाद बना था। और लास्ट हो गया आपका 2012 से 17। यस, 2012 से 17 आपका कौन सा 5 ईयर प्लान चला था? 12th 5 ईयर प्लान चला था। अब देखिए, यहाँ से आपको 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो आपको उसको लर्न कैसे करना है। देखिए, आपका पहला 5 ईयर प्लान कब आया? 51 से 56, दूसरा 56 से 61, फिर 61 से 66। बट 66 से लेके 69 तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं आ पाया, जिसको हम बोलते 3 एनुअल प्लान या फिर प्लान हॉलीडे। फिर 69 से 74 तक 4th 5 ईयर प्लान। फिर 74 से लेके 5 साल तक चलना था, यानी 79 तक चलना था। बट गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से पहली बार एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये प्लान को 1 साल पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया। ये प्लान 1978 में ही खत्म हो गया। ठीक, फिर उसके बाद 1978 से लेके 80 तक इंडिया में कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं बन पाया, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोला जाता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्लान को वहीं टर्मिनेट कर दिया और फिर 2 साल तक कोई 5 ईयर प्लान इंडिया में नहीं बन पाया। ठीक है, अब उसके बाद 80 से लेके 85 तक आपका 6th 5 ईयर प्लान हो गया, 85 से 90 तक आपका 7th 5 ईयर प्लान हो गया। फिर मैंने आपको बोला कि 90 से लेके 92 तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं बन पाया। फिर 92 से लेके 97 तक कौन सा 5 ईयर प्लान आया? 7th आया। फिर 97 से लेके 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 12 से 17, इस टाइप से आपके टोटल 12 5 ईयर प्लान थे। तो आपको यहाँ पर रोलिंग प्लान क्या है, प्लान हॉलीडे क्या है, कौन सा 5 ईयर प्लान कब तक चला, वो सारी चीज़ें याद रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि बताइए इनमें से क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है कैलकुलेट करने का, उसी सेम क्वेश्चन में अगर आप अर्थमेटिक मीन निकाले, चाहे ज्योमेट्रिक मीन निकाले उसका, चाहे हार्मोनिक मीन निकाले, तो हमेशा आपका अर्थमेटिक मीन उस क्वेश्चन के अंदर ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होगा और ज्योमेट्रिक मीन आपका हार्मोनिक मीन से ज़्यादा होगा। आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन है, जब भी उस क्वेश्चन में अगर हम तीनों चीज़ें निकालें तो हमेशा अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा आएगी, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हार्मोनिक मीन से क्या होगी, यहाँ पर हमेशा ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, जो आपको कई बार यूजीसी नेट और अलग अलग एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर हमने डिस्कस करिए ऐसे मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो आपसे हर बार एग्जाम में और पहले पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपके साथ डिस्कस करे हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द notification of all my upcoming videos. So thanks for watching and have a nice day.